हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज के लेक्चर में आपका पुनः स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आपको रिलेशन पर बहुत सारा टॉपिक्स डिस्कस किया था और उसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का चैप्टर 2.1 एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस किया था, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको बनाकर भी बताया। आज भी बच्चे हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 में आगे के क्वेश्चंस इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए एक्सरसाइज 2.1 को वन बाय वन सारे प्रॉब्लम को बनाकर आपको मैं दिखाता हूं। ओके, कैसे बनते हैं, क्या कंसेप्ट है, आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, लेक्चर 3 में। आज लेक्चर 4 हमारा चल रहा है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन 2 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स है, बी इतना है 3 एलिमेंट्स, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस बी। ओके, ये क्वेश्चन है 2 मेरे पास है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, सेट ए में मान ले रहे हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए दे रखा है मेरे पास कितना 3, एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी में कितने एलिमेंट हैं? बी में एलिमेंट की संख्या है हमारे पास 3 4 5, 3 4 और 5। बच्चे ध्यान दें, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 3। कार्डिनलिटी का मतलब जितने एलिमेंट सेट में प्रेजेंट होते वो उस सेट की कार्डिनलिटी कहलाती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सेट ए में 3 एलिमेंट है, तो सेट ए की कार्डिनलिटी 3 हुई, और सेट बी जो दे रखा है वो दे रखा है 3 4 5, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप जैसे इसमें बातें करो तो कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? इसमें भी 3, क्योंकि 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी इज व्हाट? आल्सो 3। तो क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। देन ए क्रॉस बी पूछा जा रहा है। ए क्रॉस बी में ऑब्वियसली वही एलिमेंट होते हैं ए क्रॉस बी में, जितने एलिमेंट इसमें होते हैं उतने ही इसमें एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली उससे मल्टीप्लाई करोगे। तो ए क्रॉस बी में कितना है? ए में 3 एलिमेंट है और बी की कार्डिनलिटी भी कितनी है 3, तो 3 3 जा कितना 9। इसका मतलब ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 9। 9 इज क्लियर। और आपको कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स के माध्यम से भी चल सकते हैं, कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स के माध्यम से भी चल सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं ले लूं, इसको एग्जांपल हमारे पास है, जैसे सेट ए दे रखे हैं, ए में हमारे पास है एल एम एन, ठीक है, और बी सेट दे रखा है ऐसे, बी मेरे पास जो दे रखा है 3 4 5, ठीक है। बी मेरे पास 3 4 5 दे रखा, तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? तो ए में ले लीजिए एल एम एन, और बी में भी ले लीजिए 3 4 5। क्लियर है? तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करते हैं? पिछले लेक्चर में मैंने कार्डिनल प्रोडक्ट आपको समझाया 3 से वो एल, तो एल 3 बन जाएगा, फिर एल 4 बनेगा, फिर एल 5 बनेगा। ओके, फिर एम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो एम 3 बनेगा, फिर एम 4 बनेगा, फिर कितना एम 5 भी बनेगा, एम 5, ठीक है। इसके बाद एम से 3 में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बन जाएगा एम 3, फिर क्या बनेगा एम 4 और एम 5। ये आप देख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए? देयरफॉर ए क्रॉस बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल एलिमेंट कितने हो गए 9। इसका मतलब ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या 9। ये इसका आंसर है, लेकिन इसका मैं एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको इसको वेरीफाई करके दिखा दिया। क्लियर है? यस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज व्हाट 9। 9 इज द राइट आंसर। क्लियर? यस, डू इट फास्ट। लिखो डन। क्लियर है बच्चों? इरेज करता हूं इसको, हटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, आइए 3 देखते हैं।
क्वेश्चन थर्ड क्या है? क्वेश्चन थर्ड हमारा है इफ जी, क्वेश्चन है हमारा थर्ड, इफ जी दे रखा है इसमें 7 8 एंड एच भी दे रखा है, एच दे रखा है 5 4 2, ये दे रखा है। फाइंड करना है, फाइंड जी क्रॉस एच, जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी, मतलब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने, आपको बच्चे क्या निकालना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट जी भी दे रखा है, सेट एच भी दे रखा है, तो आप जी से एच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें और फिर एच से जी में आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालने आता है, कैसे करेंगे? सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन बच्चे यहाँ हमारे पास क्या है, जी क्रॉस एच पहले निकालना है, तो जी क्रॉस एच, तो आप जी वाले एलिमेंट लिख लेंगे 7 8, ओके, और क्रॉस एच वाले एलिमेंट भी लिख लेंगे 5 4 और 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का डिफिनेशन आप जानते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट ऑर्डर पेयर में आएंगे, इससे से मल्टीप्लाई कीजिए 7 5, ओके, फिर 7 4, फिर 7 2, 7 2, फिर कितना आएंगे 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 5, और फिर क्या बनेगा 8 4, फिर क्या बनेगा 8 और 2, ये बच्चे मेरे पास मिल गए जी क्रॉस एच। आल्सो क्या निकालना है आपको? आल्सो एच क्रॉस जी निकालना है, तो एच क्रॉस जी में आएगा एच क्रॉस जी, एच वाले एलिमेंट पहले होंगे 5 4 2, ओके, और फिर जी वाले एलिमेंट को बैठेंगे, जी वाले एलिमेंट कितने? जी वाले एलिमेंट है 7 8, ठीक है बच्चे। तो मल्टीप्लाई कीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का, जैसे ऊपर आपने किया 5 से 7 में, तो होगा आपको 5 से 8, फिर 5 से 8 में 5 8, फिर 4 से 7 में 4 से 7 में 4 से, फिर 4 से 8 में करेंगे 4 8, फिर क्या बचेगा 2 से 2 7, फिर क्या बनेगा, ओके। ये बच्चे मेरे पास मिल गया, ये क्या है हमारे पास? एच क्रॉस जी। क्लियरली यहां से आपको मैं बताते चलूं बच्चे, मेरे पास आंसर है, जी क्रॉस एच निकाल दिया और एच क्रॉस जी निकाल दिया, लेकिन यहां से ऑब्जर्वेशन आप समझ सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब यहां से आपको ऑब्जर्वेशन देखना है कि हमारे पास जो आया हुआ रिजल्ट है जी क्रॉस एच क्या इक्वल है क्या एच क्रॉस जी के। देखिए जी क्रॉस एच में पहला एलिमेंट है 7 और 5, दूसरा इसमें जबकि एच क्रॉस जी में पहला एलिमेंट है 5 और 7, तो क्या दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होते हैं जब उसके फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होता है और सेकंड कंपोनेंट के बराबर होता है। तो 5 इज नॉट इक्वल टू 5, 7 इज नॉट इक्वल टू 5 एंड 5 इज नॉट इक्वल टू 7, हेंस जी क्रॉस एच इज नॉट इक्वल टू एच क्रॉस जी। ये आपको हमेशा याद रखना है, और मैंने पिछले लेक्चर में इससे डिस्कस भी किया था कि इन जनरल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज नॉन कॉम्यूटेटिव, हमेशा नॉन कॉम्यूटेटिव होता है, इसलिए ये है, इसलिए जी क्रॉस एच इज नॉट इक्वल टू एच क्रॉस जी। क्लियर है? यस, कलेक्ट दिस आंसर, राइट। डन बच्चे, डन, क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 देखते हैं। 4th, ये एनसीईआरटी है, ध्यान रखिए। एनसीईआरटी हमारा एक्सरसाइज 2.1। 4 क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ 4 में है क्वेश्चन है हमारा 4, देखेंगे 4 क्वेश्चन क्या पूछते हैं आपसे, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो 4 क्वेश्चन में कह रहा है कि आप नीचे जो दिए गए कथन हैं वो सच है, सही है या गलत है, आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, यदि ये स्टेटमेंट गलत है, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, यदि वो गलत है तो उसको आप सही करके बताइए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट बच्चे हमारे पास क्या है? फर्स्ट वाला दे रखे है, इफ, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इफ p इज इक्वल टू mn, p हमारे पास mn दे रखा है, ऐसे ऑर्डर पे में दे रखा है, एंड q इज इक्वल टू nm दे रखा है, nm, ठीक है।
देन पूछ रहा है आपसे, देन P क्रॉस Q जो आने वाला होगा वो क्या होगा, mn होगा, फिर और mn होगा। यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। यदि क्वेश्चन हमने पढ़ा अभी कि यदि स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं तो उसको रीजन दीजिए और रीजन देकर उसको ट्रू कीजिए। तो पहले क्वेश्चन को देखिए ट्रू है या फॉल्स है। यदि फॉल्स होता है तो हम लोग देखेंगे और रीजन देंगे, उसको करेक्ट करेंगे। तो बच्चे देखेंगे सॉल्यूशन इसका फर्स्ट का 4 का फर्स्ट ट्रू है या फॉल्स है। पहले हमारे पास दे रखा वी है P व्हाट आमेन, P में एलिमेंट एमएन एंड Q में एलिमेंट क्या है बच्चे, Q में एलिमेंट है हमारे पास एनएन। P में भी एलिमेंट की संख्या दे रखा है जो एलिमेंट mn है और Q में एलिमेंट है nn। तो पहले आपको चाहिए क्या, चाहिए आपको P क्रॉस Q। देयरफॉर आप P क्रॉस Q निकालेंगे ना, तो P क्रॉस Q अभी तो ही आपने देखा है mn, ठीक है, इनटू Q में nn है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई ऑर्डर पेयर का मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, m से n में मल्टीप्लाई कीजिए mn, ठीक है, फिर m से n में मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा आपको mm, ठीक है, कॉमा है यहाँ पे, फिर n से मल्टीप्लाई कीजिए तो n कॉमा n है और फिर n से m में मल्टीप्लाई कीजिए तो मिलेगा nm। ओके, अब यहाँ से आप P क्रॉस Q आपने निकाल रखा है। तो P क्रॉस Q में एलिमेंट कितने, इसमें यदि 2 एलिमेंट है इसमें भी 2 एलिमेंट है तो P क्रॉस Q में एलिमेंट कितने, 4। देखो 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे आपको बोल रहा है कि P Q में कितने एलिमेंट है, mn और nm है, 2 ही एलिमेंट हो रहे हैं। जबकि हम P क्रॉस Q निकाल रहे हैं तो इसमें एलिमेंट 4 है जबकि वहां आउटपुट 2 है। इसका मतलब इतना और इतना दे रखा है तो P क्रॉस Q करेंगे तो 4 आना चाहिए जबकि आउटपुट 2 है। इसका मतलब वो गलत है। क्लियरली यस, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और यदि कह रहा है कि स्टेटमेंट इज रॉन्ग सो इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। एफ, यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा कि यदि वो गलत है तो उसको सही करें। तो देखिए गलत है तो गलत तो मैंने गलत दे दिया, लेकिन सही करना है तो P क्रॉस Q करेंगे तो इतना आएगा। सो इट इज ट्रू। इतना जो मैंने किया तो इसके बाद जो वो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू हो गया। हेंस आंसर, फर्स्ट का आंसर हो गया। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपको तो पता चल गया, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना फॉल्स है और उसका ट्रू मैंने करके दिखाया, करेक्ट ये करके दिखाया। क्लियर, यस। नंबर 2, अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है 4 का 2 में देखते हैं। 4 का 2 में बच्चे A एंड B दे रखा है, इफ A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, A एंड B इंफॉर्मेशन क्या है, इफ A इज नॉट इक्वल टू 5 एंड आल्सो B इज नॉट इक्वल टू 5। जो दिया है मैंने ले रखा है, A भी नॉन एम्प्टी है B भी नॉन एम्प्टी है, मतलब बोथ आर नॉन एम्प्टी, मतलब उसमें एलिमेंट कुछ हैं। फिर आगे क्या करते हैं, आगे A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट्स। हाँ, फिर पूछता है जब इतना है तो इंप्लाइज करेगा A क्रॉस B इज आल्सो नॉन एम्प्टी। ओके, A and B are non-empty, this implies that A cross B is also non-empty, ये पूछ रहे हैं। फिर इसके बाद आगे क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, non-empty sets of order pair, non-empty sets of order pair xy such that x belongs to A and y belongs to B। हाँ obviously yes, this is true। ऑब्वियसली आपको मैं बताते चलूं ना बच्चे, जैसे ये मेरे पास है, कह रहा है स्टेटमेंट क्या, ए मेरे पास नॉन इम्पेटी है बी भी नॉन इम्पेटी, तो दोनों नॉन इम्पेटी सेट्स का ऑर्डर पेयर करेंगे तो पक्का और पक्का नॉन इम्पेटी ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम आपको एग्जांपल के माध्यम से इसको आपको समझा रहा हूं। कैसे, एग्जांपल मैंने ले रखा है, ए में मेरे पास यदि ए और एम एलिमेंट है और बी में एलिमेंट हमारे पास मान लिया जाए, बी में हमारे पास 4 एक ही एलिमेंट मान लिया जाए, तो ए भी तो क्या है, ए क्लियरली ए क्या है, नॉन इम्पेटी। नॉन इम्पेटी का मतलब ए में कोई एलिमेंट पाए जा रहे हैं, और बी में भी देख सकते हो बी आल्सो नॉन इम्पेटी, बी भी क्योंकि एलिमेंट उसमें है। तो आप ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी, तो आपको क्या मिलेगा, lm और क्रॉस 4। ओके, जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करो तो l से 4 में क्या मिलेगा, l4, और यहां से m से 4 में मल्टीप्लाई करें m4। ओके, तो क्या a क्रॉस b में भी मल्टीप्लाई किया तो कुछ तो एलिमेंट आएगा ना, इसका मतलब विच इज नॉट इक्वल टू 5। हेंस फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर, यस, कलेक्ट दिस पार्ट। नंबर थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड बच्चे, थर्ड हमारे पास दे रखा है, थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड हमारे पास है, ये सेट दे रखा है, इफ ए दे रखा है, ए इज व्हाट, ए दे रखा है 1 2 1 एंड 2, एंड बी भी दे रखा है, बी एक सेट है
बी में एलिमेंट हमारे पास है 3 4, 3 एंड 4। देन पूछता है आपसे, देन एक ए क्रॉस, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये ट्रू है या फॉल्स है, चेक करता है बच्चे। ऊपर कंप्लीट कर लिए ना, ऊपर से मैं इरेज कर रहा हूं, तब इसको बताता हूं आपको। इरेज करता हूं फर्स्ट वाले। यस, क्या स्टेटमेंट है? थर्ड का सॉल्यूशन। थर्ड का सॉल्यूशन आप देखिए क्या है। इफ ए मेरे पास दे रखा है, ए इज इक्वल टू क्या 1 2 एंड बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, बी इज इक्वल टू बच्चे 3 4 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4। फिर कह रहा है कि आप पहले बी का इंटरसेक्शन 5 के साथ निकाल लें और जो आएगा उसके साथ आप ए का इंटरसेक्शन के साथ, ए के साथ उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएं, तो क्या 5 आएगा? यदि आएगा तो ट्रू होगा, और नहीं तो यदि फॉल्स हो रहा है तो उसको रीजन दीजिए, उसको ट्रू कीजिए। यही ना स्टेटमेंट हमारा। देखते हैं इसको पहले। हमें क्या चाहिए? पहले इसका इंटरसेक्शन चाहिए, बी का इंटरसेक्शन 5 के साथ। नाउ अब चलोगे तो क्या लिखोगे? बी इंटरसेक्शन 5। ऑब्वियसली बी में एलिमेंट कौन कौन से हैं? 3 और 4 और इंटरसेक्शन 5। अच्छे बच्चे देखोगे, किसी भी इम्पेटी सेट का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लो ना, इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन ही सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटा इंटरसेक्शन तो 5 से तो कोई छोटा होता नहीं है। इसका मतलब कि इतना और इतना का इंटरसेक्शन आप करोगे तो क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। इसका मतलब दिस इज 5। मतलब हमारे पास है बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू क्या मिलेगा? 5। अब हमें करना है आल्सो क्या कर रहे हैं आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 निकालना है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, तो ए क्रॉस ले, और अभी तो ए बी इंटरसेक्शन 5 का दिस इज 5। और अभी मैं आपको बताते चलूं, किसी भी नॉन इम्पेटी सेट का किसी इम्पेटी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा और हमेशा इम्पेटी सेट होता है। इससे इसमें आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेंगे तो क्या मिलेगा? 5। सो दिस इज 5। अब आउटपुट इधर का 5, सो इट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यह क्या हो गया स्टेटमेंट बच्चे? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर? सो दिस इज a statement is true also. Hence, 4 question is completed. Yes, color is passed. डन बच्चे? अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन 5 देखिए, दे रखा है आपके पास इफ ए इज इक्वल टू -1 1, तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपसे, फाइंड ए क्रॉस ये 3 बार आप इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कराना है। क्वेश्चन भी पहले अच्छे से बच्चे समझे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही निकालना है, लेकिन ए क्रॉस ए में निकालना है। आपके पास ए दे रखा है तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट का ए क्रॉस ए निकालेंगे, फिर ए क्रॉस ए के करने के बाद जो हमारे पास सेट में एलिमेंट बनेंगे ऑर्डर पेयर 2 का, उसके बाद उसके फिर ए में कर लेंगे, तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे। कैसे? देखिए मैं करके दिखाता हूँ। सॉल्यूशन हमारे पास है, पहले क्या दे रखा है बच्चे? वी हैव ए इज इक्वल टू -1 1, ठीक है। देयर आप निकालिए क्या? ए क्रॉस ए पहले निकालेंगे बच्चे, ए क्रॉस ए का मतलब -1 से 1 में और इनटू -1 से 1 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या है? ऑर्डर पेयर में 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा एलिमेंट जो होता है ऑर्डर पेयर में देता है। ओके, तो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट क्या आएंगे? -1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ओके, कॉमा है, फिर -1 से 1 में कीजिए, -1 एंड 1, फिर 1 को 1 से -1 में, फिर क्या 1 एंड 1, ये मेरे पास
तो मेरे पास मिला क्या बच्चे, ए क्रॉस ए में जो भी एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में दो दो का। अब हमें ए क्रॉस ए निकालने के बाद फिर ए से उसमें मल्टीप्लाई करना है। आप उसको आप मल्टीप्लाई कर लें, ए क्रॉस ए इंटू ए। तो बच्चे यहाँ से आप देखेंगे ए क्रॉस ए का तो वैल्यू अवेलेबल है, ए क्रॉस ए की जगह पर चिपकाइए -1 ओके इंटू -1 एंड 1 फिर क्या 1 एंड -1 फिर क्या 1 एंड 1। ये तो हुआ आपको ए क्रॉस ए का वैल्यू। ए क्रॉस ए की जगह पर मैंने ये रख दिया। अब हमें फिर क्रॉस करना है और फिर ए रखना है। ए आपके पास अवेलेबल है बच्चे -1 एंड 1 ओके। चलिए अब फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यही ऑर्डर और यहाँ पे ऑर्डर पेयर दो दो एलिमेंट है और इस सेट से किसी उसी सेट से मल्टीप्लाई कर दें तो एलिमेंट बनेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट में बन जाएंगे। तो ट्रिपलेट कैसे दिखेगी वो देख लीजिए आप, इससे इसमें बच्चे इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, इससे इसमें कराओगे तो क्या जान क्या बनेगा, ये बनेगा इससे इसमें -1 फिर -1 और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 ओके -1 फिर इससे इसकी बारी तो करोगे तो -1 और फिर इसमें हो जाएगा 1 ठीक है। फिर इससे इसकी बारी बच्चे बने, चलो -1 1 और -1 फिर इससे इसकी बारी क्या होगा बोलो बोलो -1 फिर इससे -1 1 और फिर हो जाएगा 1 ओके। चलिए अब इसकी बारी बच्चे, इसकी बारी ले लो तो 1 से ले लो 1 होगा -1 होगा -1 होगा फिर इसी से इसी की बारी ऐसे कॉमन ले लीजिए तो फिर इससे इसमें चलोगे तो 1 होगा -1 होगा और फिर इसके बाद 1 होगा -1 होगा। चलिए कहाँ से करिए 1 -1 और फिर इसके बाद 1 -1 आ गया फिर से इसके बाद 1 आएगा फिर इसकी बारी बच्चे 1 1 और फिर इसके बाद -1 1 1 ये रखिए और फिर -1 अगली बार इससे तो हो जाएगा 1 1 और फिर 1। अब देख सकते हैं आप एलिमेंट कितने मिल गए। तो ऑब्वियसली ए में कितने एलिमेंट है, ए में 2 एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में करेंगे तो 2 2 4 एलिमेंट 1 2 3 4 मिल गए। लेकिन वही बात आप ए क्रॉस ए में करते हैं बच्चे तो यहाँ से ए क्रॉस ए 3 एलिमेंट 3 सेट बन जाते हैं। तो इसमें तो पहले एलिमेंट कितने थे 4 अब इसमें फिर इसमें 2 एलिमेंट है तो 4 का 1 के साथ करोगे तो 4 मिलेगा फिर रिमेनिंग 4 का 1 के साथ करोगे तो 4 मिलेगा। तो यहाँ पे कितने हो गए 4 4 8 एलिमेंट हो गए। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे ए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे भी आप कर सकते हो कि यदि हमारे पास ऐसे ए की कार्बोनिटी यदि मेरे पास 2 है तो आप ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे कि इसकी कार्बोनिटी कितनी हो जाएगी तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 2 हो जा 4 4 हो जा ऐसे भी लिखा जाता है। इफ कार्बोनिटी ऑफ सेट इज H2 देन कार्बोनिटी ऑफ ए क्रॉस ए में यदि बच्चे निकालना हो तो आप 2 दूनी 4 दूनी 8 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको ए क्रॉस ए में दिख गए। तो इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन बना हुआ था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है इस सेक्शन से तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओके क्लियर यस कलेक्ट दिस पास राइट डाउन। यस बच्चे कंप्लीट क्वेश्चन नंबर मेरा 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे, हटाता हूं इरेज करो ना यस। फाइव के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप। क्वेश्चन 6 क्या है बच्चे, इफ दे रखा है इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर बेल में ए एक्स फिर क्या है ए वाई फिर क्या है बी एक्स फिर क्या है मेरे पास बी वाई ये दे रखा है। फाइंड ए एंड बी देन फाइंड ए एंड बी ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6
इफ ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर मेरे पास डिफाइन करके दे रहा है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, देन क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड ए एंड बी, आखिर ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे और बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, तो मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था यदि ऐसा दिया रखा हो सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्यूशन कैसे करना है बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाऊं। यदि ए क्रॉस बी या ए क्रॉस बी दे रखा हो, ए क्रॉस बी दे रखा हो, एलएम हो और एमपी हो और आरएस हो, ऐसे मैंने कल के लेक्चर में भी समझाया था। यदि ए क्रॉस बी ऐसे डिफाइन हो रहा हो तो इस ए क्रॉस बी के फर्स्ट कंपोनेंट के एलिमेंट ए के एलिमेंट होते हैं और सेकेंड कंपोनेंट के एलिमेंट जो होते हैं वो बी के एलिमेंट होते हैं। तो ए सेट डिसाइड हो जाएगा और बी सेट भी डिसाइड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां पे आप देखोगे हमारे पास वी है, क्या दे रखा है बच्चे, वी है ए क्रॉस बी इज व्हाट, बोले ए एक्स, फिर क्या दे रखा है ए वाई, फिर क्या दे रखा है बी एक्स और फिर दे रखा है बी वाई। ओके, ये दे रखा है। अब क्लियरली मैं देख पा रहा हूं, क्लियरली ए क्रॉस बी के तो एलिमेंट मिल गए, तो फर्स्ट कंपोनेंट के जो एलिमेंट होंगे वो ए के होंगे और सेकेंड कंपोनेंट के जो बच्चे एलिमेंट सेकेंड कंपोनेंट इसका ऑर्डर पेयर का वो बी के होंगे। इसका मतलब कि ए में एक क्लियरली ए के एलिमेंट जो कौन कौन से होंगे, यहाँ ए है यहाँ बी है, इसका मतलब कि फर्स्ट कंपोनेंट के एलिमेंट ए और बी मिलेंगे, तो ए और बी होंगे। यहाँ ए है तो ऑब्वियसली ए में तो एक ही एलिमेंट लिखोगे ना, दोनों नहीं लिखते, एक लिखते, और बी ओ बी दैट इज बी केवल लिखते, और इसका मतलब बी में भी कितने एलिमेंट हो जाएंगे, बी में एक्स और वाई और यहाँ भी एक्स और वाई, तो कोई एक्स ही ना होगा और कोई एक ही वाई होगा। क्लियर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इसका मतलब है कि ए में एलिमेंट ए बी है और बी में एलिमेंट एक्स वाई है। फर्स्ट कंपोनेंट के एलिमेंट ए के होते हैं और सेकंड कंपोनेंट के एलिमेंट बी के होते हैं। और आपको याद होगा मैंने क्या बोलते हैं रेंज और डोमेन ऑफ रिलेशन पे डिस्कस किया था कि फर्स्ट कंपोनेंट के एलिमेंट जो होते हैं वो डोम ऑफ आर कहलाते हैं और सेकंड कंपोनेंट के एलिमेंट जो है तो रेंज ऑफ आर कहलाते हैं। पिछले ही लेक्चर में क्लियर है, उसको आप याद रखेंगे कल अगले पास। यस कंप्लीटेड, इसको हटाता हूं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करना है आपसे। 7 डिस्कस करने के पहले ना मैं चाहूंगा कि आपको पहले किसी भी सेट का इंटरसेक्शन और यूनियन कैसे होता है, सेट का इंटरसेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, यूनियन कैसे डिफाइन करते हैं, कंप्लीमेंटेशन कैसे डिफाइन करते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है, मतलब इस सारी चीजों को मैं पहले आपको वेन डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। क्या है इंटरसेक्शन और यूनियन, पहले ये देखेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, तब इसके बाद हम इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन बनाएंगे। तो बच्चे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन में बच्चे क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स कैसे होता है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का यूनियन क्या होता है, तो यूनियन बच्चे कलेक्शन है, मैं बताते चलो यूनियन कलेक्शन है वैसे एलिमेंट का जो ए में होते हैं बी में भी होते या दोनों में से उभयनिष्ठ भी हो कॉमन भी हो उसको, तो यूनियन हम लोग वैसे एलिमेंट का कलेक्शन बोलते हैं जो आइदर ए में हो और बी में हो और बोथ में हो, तीनों में है ना, दोनों में हो या बीच वाले में भी हो, दोनों में कॉमन भी हो, वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन को ही यूनियन बोला जाता है। तो यूनियन क्या है हमारे पास, यूनियन ऑफ टू सेट्स इफ ए एंड बी, डिफिनेशन देखेंगे, एंड बी टू सेट्स, दो सेट्स हैं, देन द कलेक्शन ऑफ all those elements which either belongs to A or belongs to B or belongs to both,
या तो ए में हो या तो फिर बी में हो, नहीं तो फिर दोनों में हो, है ना। ए एंड बी डू नॉट नीड सेट्स, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स which either belongs to A or belongs to B or belongs to both is called the union, is called the union of two sets, is called the union of two sets and is denoted by A union B। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चे कैसे, A union B से, दैट इज एंड इट डिफाइंड एज, दैट इज A union B डिफाइन करेंगे क्या होगा, A union B एलिमेंट होंगे x such that x belongs to A, या तो x A में होगा और x belongs to B, या तो x B में होगा, और क्या होगा, या x belongs to both A and B। ए यूनियन बी में जो एलिमेंट आएंगे x आएगा, या कोई भी एलिमेंट, इन जनरल बातें कर रहा हूं, या तो x को a में होना पड़ेगा या तो x को b में होना पड़ेगा, नहीं तो x जो है ना बोथ में होगा। तो ऐसा कलेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं दिस इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। ओके, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स का आपने समझा, जैसे वेन डायग्राम के माध्यम से बताता हूं। जैसे ऐसे समझो एग्जांपल हमारे पास है, सेट ए में एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है 4 है, और सेट बी में क्या एलिमेंट है एंड बी में क्या एलिमेंट है 4 है 5 है 6 है 7 है। तो आप ए यूनियन बी करोगे तो क्या लिखोगे, ए यूनियन बी वैसे एलिमेंट का कलेक्शन है, ए यूनियन बी वैसे एलिमेंट का कलेक्शन, या तो ए में हो या तो फिर बी में हो, नहीं तो फिर दोनों में हो, सभी को एक साथ कलेक्ट करके लिखिए। अच्छा देखिए तो कौन सा एलिमेंट जो दोनों में है, तो 4 और 4 दोनों में, जब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उस जब यूनियन लिखेंगे तो एक बार लिखाएगा, वन टाइम। कितने बार लिखाएगा बच्चे, एक बार लिखाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, सारे एलिमेंट को ए यूनियन बी जब लिखते हैं तो सारे एलिमेंट को कलेक्ट करके लिख लेते हैं 1 2 3, और जब 4 लिखोगे तो 4 4 इसमें भी तो आप यूनियन में जब लिखेंगे तो एक ही बार लिखेंगे, 4 आएगा। इसके बाद क्या बचेगा इधर 5 6 और 7। तो दिस इज द यूनियन। आप इसको बच्चे वेन डायग्राम के माध्यम से समझोगे, वेन डायग्राम के माध्यम से आप तो बना लीजिए, दो को सिर्फ ऐसे है और एक ऐसे है, सेट इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। बच्चे ए में एलिमेंट कौन कौन से 1 2 3 4, ये मेरे पास 1 है 2 है और 3 है 4 है, ये देखिए 4 1 2 3 4 ए में आएगा 1 2 3 4। अच्छा इसमें देखेंगे तो बी में क्या एलिमेंट है 4 5 6 7, तो बी में देखोगे तो बच्चे बी में 4 तो ऑलरेडी आ चुका, देखो बी में आ गया, बी में 4 आ गया, तो रिमेनिंग कितने बचे 5 6 7, तो ये मिलेगा 5 6 और 7। तो हमने क्या बोला, यूनियन क्या होता है, यूनियन जो है बच्चे में सारी चीजों का कलेक्शन है, ए के भी एलिमेंट को लेते हैं बी के भी एलिमेंट को लेते हैं, और जो बोथ का बात, बोथ में उस चीज को बोलता हूं, उस एरिया को जो दोनों में कॉमन होता है। तो ये रीजन जो है बच्चे इसमें भी है और ये रीजन इसमें भी है, तो है ना, दिस इज कॉमन इन बोथ। तो बोथ वाले एलिमेंट को भी वन टाइम ही यूनियन में लिखा जाता है। तो इधर इसके एलिमेंट भी इसमें लिख दिया, बोथ वाले एलिमेंट को भी इसमें लिख दिया, और इधर जो रिमेनिंग इधर। तो ये कलेक्शन जो मेरे पास बच्चे दिखाता है वो यूनियन का डेफिनेशन है। क्लियर है ना, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो ये वेन डायग्राम हमारे पास है, वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम के माध्यम से यूनियन को आप रिप्रेजेंट करना है ना, तो आप रिप्रेजेंट करोगे ऐसे, ये है ये वेन डायग्राम के माध्यम से, ये है मेरे पास ए है, ये बी है, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट एक्स है। तो वेन डायग्राम आप बच्चे बनाएंगे ना, तो वेन डायग्राम में पूरा यूनियन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो पूरा जो सैडेड रीजन है ना, सैडेड रीजन रिप्रेजेंट्स, सैडेड रीजन, दिस इज सैडेड रीजन, सैडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द ए यूनियन बी। ये पूरा जो है दिखा रहा है आपको बच्चे, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, ओके, यस, राइट डाउन दिस। इसी पर बेस्ड हमारा एग्जांपल इसके बाद वाला क्वेश्चन था, लेकिन अभी यूनियन मैंने डिफाइन किया है, पुनः अभी मैं तुरंत इंटरसेक्शन भी डिफाइन कर रहा हूं। इस इंटरसेक्शन भी डिफाइन करेंगे, फिर कंप्लीमेंटेशन भी डिफाइन कर लेंगे, और तब इसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इसको सिस्टमेटिकली आप नोट करें, राइट ऑन दिस। डन बच्चे, इरेज करूं, आइए यूनियन देखिए। अब यूनियन के बाद इंटरसेक्शन डिफाइन करता हूं आपके साथ।
इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन डिफिनेशन नेक्स्ट है हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। हाँ बच्चे देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कैसे डिफाइन करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ओके आइए, द इंटरसेक्शन लिखेंगे डिफिनेशन पहले, मेरे साथ ही लिखेंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स is the collection of all those elements collection of all those elements which belongs to both only ध्यान दे बच्चे, है ना, इंटरसेक्शन वैसे एलिमेंट का कलेक्शन है जो एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन हो, बोथ ओनली। मैंने क्या लिखा, which belongs to both only, जो दोनों सेट में कॉमन हो वही एलिमेंट इंटरसेक्शन में होता है। इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी सी इसको डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी सी। ओके यस, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी जो है इज डिफाइंड एज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ। यदि एक्स इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का आउटपुट एक्स आएगा तो ओ एक्स को ए और बी दोनों में होना पड़ेगा, वही एलिमेंट इंटरसेक्शन में होते हैं। क्लियर ना बच्चे? तो इसको आप जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझे आप। ये मेरे पास क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ओके एंड बी एक है मेरे पास सेट, बी मेरे पास से बच्चे क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 11 है। ओके तो आप दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो मैं वो एलिमेंट ढूंढता हूं बच्चे, वो एलिमेंट हमें ढूंढना है जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है। तो ऑब्वियसली 4 5 6 7 इसमें क्या है, 5 6 7 8। अच्छा इसमें देखेंगे तो मैं देख रहा हूं कि 5 6 7 और इसमें भी मेरे पास 5 6 7। यदि 5 6 7 ए में भी है, 5 6 7 बी में भी है, तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी में 5 6 7 आएगा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू व्हाट, 5 6 7। क्लियर? तो मैंने बोला क्या डिफिनेशन में, डिफिनेशन यही कहते हैं कि जब दोनों सेट में यदि एलिमेंट कॉमन हो तो वैसे एलिमेंट को ही इंटरसेक्शन में रखते हैं। क्लियर बच्चे? तो मेरे पास 5 6 7 इज द राइट आंसर। अच्छा इसको वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे, वेन डायग्राम में इसी एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं। ऐसे देख लो, मेरे पास सेट है, ये मेरे पास सेट है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ए में कौन से एलिमेंट, 4 5 6 7, 4 है, इसमें क्या 5 है और 6 है और एक 7 है। ठीक है, 4 5 6 7 देखिए आप ए में एलिमेंट है, 4 5 6 7 ए में पाए जा रहे हैं। और इसमें आप बी में देखोगे तो 5 6 7 देखो 5 6 7 तो 5 6 7 बी में भी होंगे और इसके अलावा क्या है 9 है 11। देखेंगे यहाँ से 5 6 7 तो 5 6 7 आप बी में लेना चाहिए, 5 6 7 बी में भी होंगे और इसके अलावा 9 और 11। तो बच्चे देखते हैं कि वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन वाला हिस्सा तो ये है ना आपके पास, ये वाला हिस्सा दोनों में कॉमन है, तो ये एलिमेंट 5 6 7 ए के भी है, 5 6 7 बी के भी है। इसका मतलब 5 6 7 ही इंटरसेक्शन में आएंगे। इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 6 7। अब देखेंगे बच्चे इंटरसेक्शन तो हम लोग समझ रहे हैं, ये इंटरसेक्शन वाले पोर्शन तो ये आपके पास आंसर है। इसका वेन डायग्राम आप देखेंगे तो बच्चे वेन डायग्राम आपको ऐसा मिलेगा, ये है मेरे पास, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। आप ये यूनिवर्सल सेट आप इसको ले लें, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये एक्स है, यूनिवर्सल सेट है। इसमें दो सेट है, ए और बी दोनों नॉन यूनिटरी सेट है। तो ये जो पोर्शन जो दोनों में कॉमन जो दिख रहा है ना, इसको मैं पेंट करता हूँ। ये वाला हिस्सा ए का भी है और ये वाला हिस्सा बी का भी है। ठीक है, क्योंकि ये हिस्सा ए में भी है और ये हिस्सा बी में भी है, दोनों में है। इसका मतलब ये जो हिस्सा जो मैं सैडेड कर रहा हूँ बच्चे, ये हिस्सा जो कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी है। अब इसको आप आज से जानेंगे क्या चीज है बच्चे, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा है। क्लियर है ना? तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज द कॉमन एलिमेंट।
ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। क्लियर है? यस, कलेक्ट दिस पास, राइट डाउन। बच्चे कंप्लीट? इरेज करूं? चलिए हटाता हूं। इंटरसेक्शन के बाद अब हमें जानना है बच्चे कंप्लीमेंटेशन ऑफ टू सेट्स। कंप्लीमेंटेशन देखिए, कंप्लीमेंटेशन हाँ बच्चे, कंप्लीमेंटेशन, पहले कंप्लीमेंटेशन किसी भी सेट का कंप्लीमेंट को कैसे लेते हैं? किसी भी सेट के कंप्लीमेंट को डिफाइन करने के लिए पहले हमें यूनिवर्सल सेट चाहिए। यूनिवर्सल सेट का मतलब किसी सेट के रेस्पेक्ट में कोई बड़ा सेट मिले तो उस बड़े वाले सेट के रेस्पेक्ट में कंप्लीमेंट किसी सेट का ढूंढा जाता है, ये रूल है। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट लेना है ए का। अब सपोज करो कि वहां पे यूनिवर्सल सेट क्या है, थोड़ी देर के लिए एक्स हो। ओके, सपोज करो कंप्लीमेंटेशन है इफ एक्स बी द यूनिवर्सल सेट। एक्स के रेस्पेक्ट में सेट में ए लूंगा और उसका कंप्लीमेंट डिफाइन करने वाला हूं। एक्स बी द यूनिवर्सल सेट, बी द यूनिवर्सल सेट, वर्सल सेट एंड ए, हाँ ए। तो जब भी किसी भी सेट का बच्चे को कंप्लीमेंट लेते हो ना, तो यदि कोई बड़ा यूनिवर्सल सेट है तो उसके रेस्पेक्ट में आप कोई उसका सबसेट हो तो ही उसका कंप्लीमेंट निकलता है। क्लियर है? कोई बड़ा सेट है और उसका ढेर सारे सबसेट्स मिल रहे हो, तो जितने सारे सबसेट्स होंगे तो सबसेट जब होंगे तभी उसका कंप्लीमेंट निकलेगा, क्योंकि बड़े वाले सेट में से हम उस सेट को घटा देते तो रिमेनिंग एलिमेंट उसी को होते हैं जो एक्स में पाए जाते हैं। तो ऐसे तो उसको हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि कोई सेट एक्स ले लो और एक कोई सेट बी ले लो और बी के एलिमेंट जो है ना ए में है ही नहीं, तो कंप्लीमेंट निकलेगा कैसे? तो कंप्लीमेंट यहां देखना है कि सबसेट जो होगा, कोई भी सेट एक्स यूनिवर्सल सेट है तो ए कोई सबसेट है बी का एक्स का, तो ए जो सबसेट है एक्स का उसी का कंप्लीमेंट हम लोग लिख पाते हैं। जैसे कैसे? कंप्लीमेंटेशन इफ एक्स बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी बी ए नॉन इम्पेटिव या इम्पेटिव दोनों चलेगा, एंड ए बी दोनों चलेगा, एंड ए बी ए सेट, ठीक है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डैश से डिनोट करें या ए के ऊपर सी से डिनोट करें, ए डैश से डिनोट करें या ए के ऊपर सी से डिनोट करें, एंड इज डिफाइंड एज एंड इज गिवन बाय, इसको हम लोग गिवन कैसे करते हैं? ए डैश दीजिए बच्चे या ए के ऊपर सी दीजिए। कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट जो इसके रेस्पेक्ट में एक के रेस्पेक्ट में यूनिवर्सल सेट एक्स आप कंसीडर करके चल रहे हैं, तो एक्स में से आप ए को हटा दीजिए। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए सेट। एक्स में से आप ए को हटा लीजिए तो आपको कंप्लीमेंट निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल में हमने लेकर रखा है एग्जांपल, ये मेरे पास कोई एग्जांपल बच्चे सेट ए है, और ए में सेट में क्या है एलिमेंट हमारे पास? यदि ए बी सी डी ई और एफ है, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मान ले तो ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स मैंने मान रखा है, एंड एक सेट ले रहा हूं, मैंने ले रखा है बी या बी क्या ए ही ले लो ना, ए ले लो, जिसमें हमारे पास ए है और ई है और एफ है। ओके, ध्यान में एक्स मेरे पास सेट दे रखा है ए बी सी डी ई एफ, और ए दे रखा है ए ई और एफ। ओके, तो आपको ए का कंप्लीमेंट निकालना है। देयरफॉर कंप्लीमेंट ऑफ ए का कंप्लीमेंट ए डैश से या ए के ऊपर सी से डिनोट करते हैं। तो कंप्लीमेंट निकालने का क्या तरीका? एक्स में से आप ए को घटाते हो बच्चे, तो एक्स माइनस ए, तो एक्स के एलिमेंट कितने हैं आप ले लो, ए बी सी डी ई एफ में से घटेगा कौन कौन सा एलिमेंट?
ए ई और एफ को घटा लो, तो जो बच्चे घटता है ना, जो इसमें से इसको घटता है तो आउटपुट जब भी एलिमेंट होते हैं तो किसके होते हैं, एक्स के होंगे। तो घटाइए तो क्या मिलेगा, ए से एक घट गया, बी से बी नहीं है, बी नहीं घट रहा तो बी बचेगा, सी नहीं है तो सी नहीं घट रहा है, सी डी घट गया नहीं, डी ही रहेगा, ई भी घट गया, एफ भी, ठीक है। तो बच्चे ए बी सी डी जो आया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी सी डी। तो ए के कॉम्प्लीमेंट जो एलिमेंट आया वो एक पक्का ए में नहीं होंगे। देखो आप ए में कौन सा एलिमेंट है, ई एफ, ए ई एफ है। देखो जो आया है आपके पास, आया है आपके पास क्या, बी सी डी। तो बी सी डी जो बच्चे आ रहा है वो देखो तो ए में है क्या, नहीं। इसका मतलब कि कंप्लीमेंट के जो एलिमेंट होते हैं ना बच्चे, कंप्लीमेंट के एलिमेंट हमेशा उसके सेट से एलिमेंट से अलग होते हैं। जबकि कंप्लीमेंट के एलिमेंट और उस सेट के एलिमेंट को आप यदि यूनियन कर लो ना, यदि आप यूनियन कर लो तो श्योर टोटल सेट्स के एलिमेंट मिल जाते हैं, जो यूनिवर्सल सेट उसके रेस्पेक्ट में होता है। क्लियर। तो ये कंप्लीमेंट। अच्छा, इसको वेन डायग्राम के माध्यम से समझे बच्चे। वेन डायग्राम कंप्लीमेंटेशन कैसे समझा जाएगा, वेन डायग्राम आप समझो। ये मेरे पास एक सेट है, ये एक यूनिवर्सल सेट है, सपोज करो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है एक्स, यूनिवर्सल सेट एक्स है। इसमें कोई सेट ए है जिसका ए मैं देख रहा हूं, ए है। तो इस सेट का हिस्सा हो गया। इस सेट को काट के आप अलग कर दो, टोटल में से, टोटल एक्स में से आप एक ए को घटाते हैं तो कंप्लीमेंट जो रिमेनिंग बचेगा ए बचेगा, ए डैश। ये वाला जो हिस्सा जो बच रहा है ना, ये जो मैं पेंट कर रहा हूं उसको कंप्लीमेंट बोलते हैं। कैसे बच्चे, ये जो मेरे पास बच रहा है ना, ये वाला जो हिस्सा है वो उसका कंप्लीमेंट है। ध्यान दें, क्योंकि आपने पूरा x में से आप a को घटा दिया, तो ये घटाकर काट को इसको निकाल लो, तो रिमेनिंग पार्ट x डैश वाला जो बचेगा, x वाला जो बचेगा ये बचेगा। तो यहां से आप देख रहे हैं ना कि a डैश जो आप करते हो तो x में से आप a को घटाते हो, तो x में से आप a को घटाओ तो ये सब कट कर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, जो मैं पेंट कर रहा हूं वही बचेगा। ध्यान रखना, ये देखो ये हिस्सा बचेगा। ये हिस्सा कंप्लीमेंटेशन कहलाता है। ओके, ये हिस्सा कंप्लीमेंट है, ठीक है। इसको हम लोग कंप्लीमेंट बोलते हैं। दिस इज ए डैश। अब ए डैश डिफाइन होता है क्या, एक्स में से आप ए को घटाया, दिस इज ए डैश, ठीक है। तो मेरे पास कंप्लीमेंटेशन निकल गया, इसको कंप्लीमेंट बोलते हैं। क्लियर है ना। तो मैंने अभी आपको क्या डिफिनेशन समझाया, हमने यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और किसी सेट का कंप्लीमेंटेशन कैसे निकालते हैं, वो आपको कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट निकालते हैं। तो कंप्लीमेंट सेट, अब अच्छा ये तीनों जो है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंटेशन, इन तीनों को लेकर ना बड़े बड़े रिजल्ट है जो IIT जेई मेंस एडवांस में पूछे जाते हैं। यहां तक कि और भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जैसे नीमसेट हो गया, इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUET का एग्जामिनेशन हो गया, चाहे इसके बाद आप चलोगे तो आपको गेट का पेपर होता है, गेट का, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CSIR UGC नेट, उसमें भी क्वेश्चन इससे होते हैं। फिर इसके बाद आप चलोगे तो कैट के जो पेपर होते हैं उसमें भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे थे, यूनियन से, इंटरसेक्शन से, या आए दिन कितने भी इंट्रेंस लेवल, नेशनल लेवल के इंट्रेंस होते हैं बच्चे ना, यहाँ से क्वेश्चन यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंटेशन से होते ही होते हैं। तो ये टर्म आपको हमेशा और हमेशा माइंड में रखना है, और इसके ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे आपको। इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो बच्चे आज का लेक्चर में यहीं पे रोकूंगा, और मिलते हैं जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको रिमेनिंग अगले लेक्चर में मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, ओके बाय।